नमस्कार दोस्तों। आज भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत यानी पॉलिटी में नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूं। टॉपिक आपका है संसद यानी पार्लियामेंट। देखिए टॉपिक यहां पर इस तरह लिखा हुआ है संघ विधायिका यानी संसद। तो संघ विधायिका का इंग्लिश नाम दिया हुआ है द यूनियन लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट। देखिए कहा जाता है पार्लियामेंट संसद का लोकतंत्र का मूर्ति, ये लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। ये लोकतंत्र का मंदिर कौन है? संसद है। यानी संसद ही हमारी सब कुछ है, चाहे देश के विकास करने के लिए, देश की ढांचा को बनाने के लिए, देश की सर्वोच्च शिखर पर ले जाने के लिए, देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने के लिए संसद ही सब कुछ है। तो ये संसद की निर्माण की बात होगी यहाँ पर। संसद की निर्माण कैसे हुआ, संसद में कौन कौन सभाएं हैं, कितना सीटें हैं, इसका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, फिर सभापति, उपसभापति, इन सब चीजों के बारे में बताया जाएगा। देखिए संसद अगर देखा जाए कि कब से मेरे पास है तो मुझे ब्रिटिश काल जाना पड़ेगा। ठीक है, इतिहास की पन्ना पलटना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता हूं यहाँ पे इतिहास की पन्ना पलटूं। अगर मैं इतिहास की जब क्लास लेने की बारी आएगी मैं लूंगा तो उस समय इसके बारे में फिर से डिटेल में आएंगे। लेकिन यहाँ पर संसद में जितनी पॉलिटी में आपकी आवश्यकता है उन सारी बातों को रखा जाएगा, आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो आपका टॉपिक है संसद यानी पार्लियामेंट। देखिए भाग 5 अध्याय 2 अनुच्छेद 79 से 122 तक, यानी 79 से लेकर 122 तक अनुच्छेद है। भाग याद रखेंगे 5 है। तो पार्लियामेंट में आपको शुरू से पता होगा कि वहां पर 2 सदन है, यानी एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि संसद में 3 अंग है। कहने का मतलब संसद का 3 अंग है, एक लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा आप कह सकते हैं राष्ट्रपति। तो हम इन सब के बारे में पूरी चर्चा किया जाएगा। राष्ट्रपति के बारे में पूरा वीडियो बना हुआ है, चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं राष्ट्रपति के बारे में। लेकिन यहाँ पर मैं राष्ट्रपति को जिक्र करने वाला नहीं हूं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, राष्ट्रपति का लगभग याद मुझे आ रहा है 9 वीडियो बना हुआ है पार्ट बाय पार्ट। चाहे तो आप वहां जाकर राष्ट्रपति के बारे में पूरा आप वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति के बारे में चर्चा नहीं होगी, लेकिन कुछ तो चर्चा यहाँ पर करना पड़ेगा। संसद का जब वो अभिन्न अंग है तो चर्चा तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर एक अनुच्छेद है 79 में कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदन मिलकर बनेगी। देखिए एक अनुच्छेद है 79, इसके तहत में कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदन मिलकर बनेगी। तो यहाँ पे 2 सदन में कौन कौन है? एक राज्यसभा है, दूसरा लोकसभा है। राज्यसभा को इंग्लिश में कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट और लोकसभा इंग्लिश में कहा जाता है हाउस ऑफ द पीपल। यानी 79 में एकमात्र चीज कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी और वो संसद जो बनेगी वो राष्ट्रपति और 2 सदन में कौन कौन है? राज्यसभा और लोकसभा। इतना सब बातें याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम, आपको थोड़ा सा इतिहास की पन्ना को पलटिएगा। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत में एक व्यवस्था किया गया था। व्यवस्था ये किया गया था कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को, मतलब कहने का मतलब यहां पर यह है कि 1935 के भारत अधिनियम में केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना किया गया था, यानी केंद्र में 2 सदन होगा, इसका बात किया गया था। तो केंद्र 2 सदन जो होगा इसकी बात तो किया गया था। तो यही द्विसदन की जो बात किया गया था वही द्विसदन आगे चलकर संविधान द्वारा उसी को हम संसद नाम दे दिया गया, यानी पार्लियामेंट नाम दिया गया। संसद हम उसी द्विसदन को ही आगे चलकर जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ तो द्विसदन को ही हमने क्या कह दिया?
संसद यानी पार्लियामेंट का। अब इसी संसद में राज्यसभा है, राष्ट्रपति है, लोकसभा है। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति है और दो सदन, एक और दो सदन यहाँ पर है, जिसे हम राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि लोकसभा में कितना मेंबर होता है, राज्यसभा में कितना मेंबर होता है, लोकसभा का मेंबर का मनोनयन कैसे कितना निर्वाचन होता है, कितना मनोनयन होता है, कितना हम यूटी क्षेत्र से आते हैं, कितना राज्य से आते हैं। इसी प्रकार राज्यसभा में भी ये सब कुछ है। तो हम एक एक करके सारे बिंदुओं पर आएंगे, लेकिन अवधारणा बेस्ड होगा, पूरी तरह कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा। और कॉन्सेप्ट, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है, नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं। रट्टा मारकर बहुत दिन तक आप याद नहीं रख सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो अपने आप फैक्ट आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके संसद है और इस संसद का जो टॉपिक है ये लंबा चलेगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, कम से कम 2-3 घंटा का होगा। तो एक दिन में इतना बड़ा तो बन नहीं सकता है, और बनेगा भी तो दिक्कत है। तो इसको मैं पार्ट में आपके तक पहुंचाऊंगा। तो हो ना हो 2-4 पार्ट हो जाए, लेकिन जो भी हो मैं कोशिश करूंगा कि पूरी तरह संसद की जो प्रक्रिया है, संसद क्या है, संसद द्वारा क्या क्या प्रोसेस है, कौन कैसे बन सकते हैं, मेंबरशिप संसद का, इन सारे बातों पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो आप लोग वीडियो पर कहने का मैं इस चैनल पर बने रहेंगे और आपकी पूरी अवधारणा को अवधारणा को क्लियर किया जाएगा। दोस्तों, भारतीय संसद के अभिन्न अंग के रूप में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, दोस्तों ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों अंग है संसद का। अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि लोकसभा में कितना मेंबर हो सकता है अधिकतम, और प्रेजेंट में कितना है, और राज्यसभा में कितना मेंबर हो सकता है अधिकतम, और अभी वास्तविक में कितना मेंबर है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें, ध्यान से देखेंगे। अधिकतम संख्या लोकसभा में 552 यानी 552 हो सकता है। अगर इसको हम बांटे तो निर्वाचित मेंबर कितना हो सकता है और मनोनीत मेंबर कितना हो सकता है। तो निर्वाचित का मतलब यहां पर है राज्य और केंद्र से, दोनों से। तो राज्य से 530 और यूटी क्षेत्र का मतलब है केंद्र प्रदेश से 20। मनोनीत सदस्य कितना हो सकता है? 2 हो सकता है। वो भी कौन होंगे? एंग्लो इंडियन होंगे। ये तब मनोनीत किया जाएगा जब इस समुदाय का व्यक्ति निर्वाचित होकर भारतीय संसद में नहीं आए हो। तो ध्यान रखेंगे यहां पर कि अधिकतम संख्या 552 में निर्वाचित मेंबर राज्यों से 530 और यूटी क्षेत्र से 20, मनोनीत सदस्य 2, वो भी एंग्लो इंडियन। लेकिन अभी भारतीय संसद के तहत में लोकसभा में 545 मेंबर है। प्रेजेंट में 545 मेंबर है। तो 545 में निर्वाचित मेंबर राज्यों से 530, यूटी क्षेत्र से 13। ध्यान रखें यहां भी 530 है, यूटी क्षेत्र 20 है, लेकिन 20 को घटाकर कितना हो गया है? 13 हो गया है। अब ये 13 जो मेंबर होंगे केंद्र प्रदेश से, तो इसमें 7 दिल्ली से होगा और बाकी 6 मेंबर अन्य यूटी क्षेत्र से होंगे। ठीक है, ये आपका लोकसभा के मेंबर की बात हो गई। इसको आप लोग दोबारा रिपीट कर देखेंगे कितना होता है, कैसे होता है, नहीं होता है। और 2 व्यक्ति मनोनीत अभी भी किया जा रहा है एंग्लो इंडियन के रूप में। आगे चलते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 हो सकता है। अधिकतम संख्या 250 हो सकता है। मनोनीत सदस्य 12 होंगे और निर्वाचित सदस्य कितना होंगे? 238 या 238। निर्वाचित में 238 होगा। उसके बाद राज्य से 234 या 234 और यूटी क्षेत्र से 4 होंगे। ये बातें हैं अधिकतम की संख्या में। अधिकतम मेंबर इतना हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हमारे पास राज्यसभा में 245 मेंबर है।
जिसमें मनोनीत सदस्य कितना होंगे 12 और निर्वाचित सदस्य कितना होंगे 233। राज्यों से कितना आएगा 229, यूटी क्षेत्र से 4 होंगे, जिसमें दिल्ली से 3 होगा और पुडुचेरी से 1 होगा। दोस्तों इनको आप अच्छी तरह से देखेंगे। दोस्तों हम लोग चलते हैं लोकसभा की तरफ, यानी लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल। आपको मैंने बताया कि सदन 2 प्रकार के हैं, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं लोकसभा की तरफ। तो लोकसभा जिसे हम लोकप्रिय सदन कहते हैं, जिसे हम लोकप्रिय सदन कहते हैं, प्रथम सदन या निम्न सदन। देखिए सब इन्हीं का नाम है, लोकसभा का ही नाम है प्रथम सदन, निम्न सदन या लोकप्रिय सदन। अब आप कहेंगे कि लोकप्रिय सदन हम क्यों कहते हैं इसे? हम इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो मेंबर होता है वो डायरेक्ट जनता द्वारा चुनकर सदन में आती है, यानी जनता प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा इसे चुनकर सदन पे पहुंचाती है। तो इसी वजह से इसे हम लोकप्रिय सदन के नाम से जानते हैं। निम्न सदन और प्रथम सदन, ठीक है, इन्हीं का नाम है, ये तीनों का नाम, तीन जो इनका लोकसभा का 3 नाम है, प्रथम सदन, निम्न सदन या लोकप्रिय सदन। आगे चलते हैं। आगे है लोकसभा का गठन, द कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा गठन कैसे किया जाता है इसके बारे में जानिए। देखिए अनुच्छेद 81 में कहता है कि लोकसभा का गठन के बारे में दिया हुआ है कि लोकसभा गठन कैसे किया जाएगा। तो मूल संविधान में जो हमारा संविधान निर्माण हुआ था, उसमें मूल संविधान में लोकसभा के मेंबर की संख्या दिया हुआ था मात्र 500, यानी 500 लोकसभा मेंबर होगा। मेरा मूल संविधान यही कहता है। अनुच्छेद 81 के अनुसार मूल संविधान ये कहता है कि लोकसभा का मेंबर मात्र 500 होगा, यानी 500 होगा। आगे के देखिए 7वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में ये कहता है कि 7वीं संशोधन अधिनियम 56 में लोकसभा के मेंबर की संख्या बढ़ाकर 525 कर दिया गया। 7वीं संशोधन अधिनियम 1956 में लोकसभा मेंबर को बढ़ाकर 525 कर दिया गया। आगे देखिए 31वीं यानी 31 संविधान संशोधन अधिनियम 1974 में इसकी संख्या बढ़ाकर 545, किसकी संख्या? लोकसभा मेंबर की संख्या बढ़ाकर 545 कर दिया गया। और लास्ट में गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के अनुसार लोकसभा का अधिकतम मेंबर की संख्या बढ़ाकर 552 कर दिया गया, यानी 552 कर दिया गया। अब इसी को यही 552 सदस्य जो है, इन्हीं के बारे में आपको हम बताया, पीछे बताया कि किस तरह राज्य में कितना, यूटी क्षेत्र में कितना और एंग्लो इंडियन संख्या कितनी है। आपको मैं बता चुका हूं, चाहे तो वीडियो को पॉज करके पीछे बैक करके आप देख सकते हैं। 530 सदस्य राज्यों से यानी स्टेट से आएगा, 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होगा और 20 सदस्य यूटी से होगा। ये कह दिया गया 1987 के अधिनियम में कह दिया गया कि इतना मेंबर हो सकता है। लेकिन आपको पता है मेरे पास फिलहाल लोकसभा में कुल मेंबर की संख्या 545 है, यानी 530, 13 और 2, यानी राज्य की जो संख्या है वो तो रहने दिया, यूटी क्षेत्र की जो संख्या 20 है उसको घटाकर 13 कर दिया, और एंग्लो इंडियन संख्या जो 2 है वो 2 का 2 रहने दे दिया गया। तो याद रखेंगे इस तरह 500, फिर 525, 545 और अधिकतम संख्या 552 करके हमारा संविधान, हमारा संसद में, संसद के लोकसभा सदन में अधिकतम संख्या 552 है। आगे बढ़ते हैं और एक अनुच्छेद याद रखेंगे 331 या 331 अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को यह पावर है, राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि अगर एंग्लो इंडियन सदस्य लोकसभा के मेंबर बन के अगर नहीं आए हैं तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि 2 व्यक्ति को मनोनीत कर सकते, यानी नॉमिनेट कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास ये शक्ति दिया गया संविधान द्वारा। अनुच्छेद 331 ध्यान रखेंगे, बहुत बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आप लोग याद रखेंगे
331 के अनुसार राष्ट्रपति 2 व्यक्ति का मनोनीत कर सकते हैं, और वो भी किसको? एंग्लो इंडियन को कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षण की बात करता है, यानी लोकसभा मेंबर में आरक्षण की बात करता है। तो अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में आरक्षण की बात करते हैं। किसके बारे में? एससी एसटी के बारे में, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में। देखिए, इसके आरक्षण की जो व्यवस्था किया गया है वो राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की प्रावधान किया गया है, यानी राज्य में उसकी जनसंख्या जितनी होगी उस आधार पर उसे आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। और जब ध्यान रखेंगे, जब स्टार्टिंग में आरक्षण की व्यवस्था किया गया था तो वो मात्र 10 साल के था। ध्यान रखेंगे, मात्र 10 साल के लिए था। लेकिन 10 साल बढ़ाते बढ़ाते आज उनका आरक्षण अभी भी है, और अभी वर्तमान में लोकसभा में एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट, 47 सीट। अनुच्छेद 330 के अनुसार एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा सदस्यों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। और आरक्षण की जो व्यवस्था किया है वो राज्य दर राज्य, कहने का मतलब राज्य दर राज्य जनसंख्या आधार पर किया गया है। तो एससी एसटी का जो आरक्षण लोकसभा में किया गया सदस्यों के लिए जितने, यानी कहने का मतलब सीट कितना होगा इसके लिए किया गया है। और वो राज्य दर राज्य की बात किया गया, उसमें जनसंख्या इंक्लूडिंग है, यानी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा एससी और एसटी के लिए। दोस्तों याद रखेंगे आप लोग, एससी के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए सीट का आरक्षण किया गया 84 सीट है, और एसटी के लिए यानी अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीट का आरक्षण किया गया वो 47 है। यानी एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीट का आरक्षण किया गया है लोकसभा में। ठीक है, आरक्षण के तहत में उसे सीट रिजर्व किया गया है। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, ये आरक्षण मात्र 10 साल के लिए था, 10 साल के लिए था। लेकिन 10 साल से आगे बढ़ाते बढ़ाते, प्रत्येक 10 साल के बाद आगे बढ़ाते बढ़ाते आज तक आरक्षण लागू है और चल रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे दोस्तों कि 95 यानी 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के अनुसार आर्टिकल 334 में एक संशोधन कर आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 2020 तक कर दिया गया है। यानी इस संशोधन के तहत में अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया और आरक्षण की सीमा बढ़ाकर कहां तक कर दिया गया? समय से बढ़ाकर कहां तक कर दिया गया है? 2020 तक। अब आप पूछेंगे सर ये 334 क्या है, क्या आर्टिकल में है? इस आर्टिकल में यह कहता है कि जो आरक्षण की बात करते हैं या विशेष सदस्यता की बात करते हैं वो अक्सर 70 साल तक होता है। यानी 70 साल तक आप उसे विशेष सदस्यता या फिर आरक्षण की सीमा को रख सकते हैं। जब संविधान जब से लागू हुआ था तब से। लेकिन हमारा संविधान लागू होने के बाद अभी समय आगे बढ़ गया है, तो आगे बढ़ गया है तो 70 साल से अधिक हो चुका है। तो 70 साल से अधिक होने की वजह से इस पर संशोधन किया गया और कहा कि वो 20 साल तक रह सकता है। ठीक है, तो 20 साल तक रह सकता है, इसीलिए इस पर संशोधन किया गया और समय सीमा बढ़ाकर, आरक्षण की समय सीमा बढ़ाकर 2020 तक कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस बात को लेकर ध्यान रखेंगे सर, इतना ध्यान रखेंगे कि एससी के लिए 84, एसटी के लिए 47 और 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के अनुसार आरक्षण की समय सीमा बढ़ाकर 2020 तक कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। राज्यों को जो सीट आरक्षण किया गया है, राज्यों के जो सीट आवंटन किया गया है वो आवंटन के आधार पर किया गया है। देखिए दोस्तों, आवंटन जो जैसे कि लोकसभा में इस राज्य का इतना सीट है, उस राज्य का इतना सीट है, कहने किसी भी राज्य का सेम तो सीट है नहीं। यूपी का सबसे अधिक है तो बिहार उससे कम है, तो बंगाल का भी उसी आधार पर है, तो झारखंड का और कम है, तो महाराष्ट्र का अलग सीट है, आंध्र प्रदेश का अलग सीट है, कर्नाटक का अलग सीट है। तो ये आखिर सीट का आवंटन किया कैसे? सीट के आवंटन की जहां तक बात होती है तो अनुच्छेद 81 का 2 के अनुसार
लोकसभा में राज्यों को स्थानों का आवंटन उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया है। ठीक है, यानी लोकसभा का जो सीट है उत्तर प्रदेश में अधिक सीट है, उससे कम बिहार का सीट है, सिमिलर टाइप का सीट आपका पश्चिम बंगाल में है, महाराष्ट्र में है, झारखंड में बहुत कम सीट है। आखिर इस तरह सीट का आरक्षण, इस तरह का सीट का आवंटन जो किया गया है वो आवंटन आधार क्या है? जनसंख्या। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे, इस जनसंख्या के आधार पर जो आवंटन किया गया है वो इसका एक ही मात्र ये कहना है कि सबको समान रूप से मिलना चाहिए स्थान। अगर जनसंख्या कम है तो कम मिलेगा, जनसंख्या अधिक है तो अधिक मिलेगा, तो जनसंख्या आधार पे है। लेकिन ये वहां पे लागू नहीं होगा जिस राज्य में 60 लाख से कम जनसंख्या हो, वहां पे लागू नहीं होगा जहां पर जनसंख्या 60 लाख से कम हो। जिस राज्य में 60 लाख से कम हो वहां पर यह नियम लागू नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक है परिसीमन आयोग। दोस्तों परिसीमन आयोग का इतना सा आप मोटा मोटी काम समझेंगे। इसका काम क्या है? प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान ये भी रखेंगे कि परिसीमन आयोग संविधान के अंतर्गत में किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं करता है, यानी संविधान में इसका कोई स्पष्ट जिक्र नहीं है। तो यहां पर देखिए लिखा, प्रत्येक जनगणना के बाद राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित करेगा। यानी प्रत्येक जनगणना होगी 10 साल में, 10 साल के बाद, प्रत्येक 10 साल के बाद जनगणना के बाद परिसीमा का गठन किया जाएगा और जनसंख्या के आधार पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सीट को निश्चित किया जाएगा। इसका यही काम है परिसीमन आयोग का। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, 1971 की जनगणना के अनुसार लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितना होगा? 543। 1971 जनगणना के अनुसार लोकसभा के निर्वाचित सदस्य संख्या कितना होगा? 543। और आज तक यही है। आप कहेंगे 45 है तो 2 सदस्य क्या होता है उसको हम मनोनीत करते हैं, मनोनीत कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, इसलिए 545 है। लेकिन निर्वाचित जो सदस्य हैं वो 543 ही है। और दोस्तों याद रखेंगे, यही 1971 की जो जनगणना हुआ था उसके बाद जो परिसीमन आयोग गठन हुआ 1973 में, उसके बाद ये सीट का निर्धारण किया है वो आज तक चलते आ रहा है, वो आज तक चल रहा है। और इसीलिए आगे एक वर्ड लिखा देखेंगे, एक संशोधन है 84वां संविधान संशोधन 2001 के अनुसार ये सीट 2026 तक यथावत बनी रहेगी। ध्यान रखें दोस्तों, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार ये सीटें यथावत लोकसभा राज्यसभा के लिए बनी रहेगी। कहने का मतलब है लोकसभा इतना है तो राज्यसभा का जो सीट है वो भी बनी रहेगी और विधानसभा का सीट भी बनी रहेगी, वही सीटें हैं। लेकिन 26 के बाद सीटें बढ़ने की संभावना है। कितना बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी वो जनसंख्या के आधार पर देखा जाएगा। एक बात और ध्यान रखेंगे, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार यह व्यवस्था बंद कर दिया गया था। कौन सी व्यवस्था? परिसीमन आयोग की व्यवस्था। और कहा था ये कब तक बंद रहेगी? 2000 ईस्वी तक बंद रहेगा। ठीक है, बंद रहेगा, बंद कर दिया गया। और किसके टाइम पे बात है? ये इंदिरा गांधी का टाइम की बात है। इंदिरा गांधी के समय में 42वें संविधान संशोधन हुआ था, जिसे हम लघु संविधान संशोधन कहते हैं। लघु संविधान संशोधन के तहत में परिसीमन आयोग को बंद कर दिया गया था। कहा कि ये 2000 तक परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया जाएगा। तो अभी तक आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि अभी तक कितना परिसीमन आयोग गठन किया गया है? तो 4 कब किया गया है? 1952 में, 1962 में, 1973 में और 2002 में। क्योंकि ये देखिए 73 में होने के बाद 76 में कहा कि परिसीमन आयोग गठन नहीं किया जाएगा 2000 ईस्वी तक। तो 2000 ईस्वी के बाद 2002 में गठन किया परिसीमन आयोग, उसके बाद फिर से नहीं हुआ है और 26 के बाद होगा। 2026 के बाद फिर गठन होगा और हमारे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटें बढ़ने वाली है। इसीलिए इस पॉइंट को याद रखेंगे। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 और 42वां संशोधन 1976 के अनुसार ये काम हुआ था। तो दोस्तों इतना आप लोग
देखेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे आगे पार्ट दर पार्ट आपके पास आता रहेगा। अभी यहीं तक वीडियो आपके पास आएगा। अगला पार्ट में फिर से अलग से देखेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे। लोकसभा समाप्त अभी नहीं हुई है, लोकसभा का और सा वीडियो बनते रहेगा और पार्ट दर पार्ट आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, लाइक भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।